Good morning everyone. Myself is Swati Mahavar. I am from TS in the school. I teach SST subject. Today I came here to teach chapter number 1 in geography. The name of the chapter is Resources and Development. Come to page number 4. In the last class we studied till resource planning in India. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. Now we start from the conservation of resources. Conservation of resources means resources are conserved for the future generation, for the future time. Resources are vital for any development activity. सभी तरह की development activity के लिए resources important है. But irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. लेकिन रिसोर्सेज को जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, ओवर यूटिलाइज़ और गलत तरीके से इर्रेशनल कंजप्शन जब उसका होने लग जाता है तो उस कंडीशन के अंदर सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट. ये सारे प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन हमारे सामने एक प्रिकॉशन है कि हाँ एक सोल्यूशन है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख लें ताकि ये सारे प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट ना हो. दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट में जो लीडर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने यही आइडिया दिया कि हम रिसोर्सेज को अगर कंजर्व करके रखेंगे तो ही हम इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words. गांधी जी कहते हैं there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. गांधी जी ने कहा कि हमारे पास इतना बहुत कुछ है, इतना ज़्यादा है कि हम एक पर्सन की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि हम एक आदमी के, एक पर्सन के लालच को पूरा कर सकें. क्लियर टू यू? देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड. सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक पर्सन के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है. ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल. गांधी जी ने यही व्यू दिया कि ग्रीड की वजह से और लोगों के सेल्फिश होने की वजह से हम हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लगा करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता जा रहा है. ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, इतना ज़्यादा मत बनाओ, एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ मासेस. उन्होंने कहा कि इतना इनफ अमाउंट में मत बनाओ, लेकिन इतना ही बनाओ कि लोगों के डिज़ायर्स, नीड्स को पूरा किया जा सके. नाउ कम टू द पेज नंबर 5. At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. क्लब ऑफ रोम का एक क्लब था जहाँ पर एक कंजर्वेशन रखा गया था. उस कंजर्वेशन के अंदर का टॉपिक था रिसोर्स कंजर्वेशन. और कब रखा गया था ये? 1968 के अंदर. सिस्टमेटिक तरीके से इसके ऊपर एडवोकेट किया गया था, वकालत की गई थी. सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय स्कम्पचर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल. 1974 के अंदर गांधी जी का जो व्यू था वो वापस से इस बुक के अंदर लिखा गया था, रखा गया था, और इस बुक का नाम क्या था? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल. किसने प्रेजेंट की थी ये बुक? स्कम्पचर ने. द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वॉज मेड बाय द ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987. अब ये जो आइडिया था रिसोर्स कंजर्वेशन का ग्लोबल लेवल पर, ये आइडिया एक रिपोर्ट के अंदर रखा गया था. इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई थी 1987 के अंदर. दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट रखा गया था, एंड एडवोकेटेड एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन. और यही एक तरीका रखा गया था कि कैसे रिसोर्स को कंजर्व किया जाए, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक. और जो बुक के अंदर पब्लिश हुआ था, इस बुक का नाम क्या था? अ कॉमन फ्यूचर. हम सबका एक ही फ्यूचर.
अनादर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड ऑन द अर्थ समिट, दूसरा एक कंट्रीज़ के अंदर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 के अंदर हुआ था, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। इस कमिट के अंदर भी यही टॉपिक रखा गया था। नेक्स्ट इज लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड, हम सब लैंड के ऊपर रहते हैं। वी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ज़मीन के ऊपर ही हम ऐसे प्लांट वगैरह लगाते हैं, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कुछ भी करते हैं जिससे हम मनी अर्न कर सकें। एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से ज़मीन को यूज़ किया जाता है। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरली अकर्ड है, ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, जो सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, जानवर, जंगली जानवर भी यहाँ रहते हैं। ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सभी तरह का सपोर्ट अवेलेबल कराता है लैंड। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑल द थिंग्स आर हैपन ऑन लैंड। हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, सभी चीज़ों के लिए एक एसेट है। एक लैंड क्या है, एसेट है, प्रॉपर्टी है, जो सभी जिसके बहुत सारे यूज़ हैं। Therefore, it is important to use the available land for various purpose with careful planning. बिल्कुल तरीके से प्लानिंग बना करके अगर हम लैंड को यूटिलाइज़ करते हैं तो उसके यूजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स एंड आइलैंड। सभी जगह का जोग्राफिकल एरिया सेम नहीं होता है, कहीं पर हाई माउंटेन्स है तो कहीं प्लेटो एरिया है, कहीं प्लेन एरिया है तो कहीं पर आइलैंड्स हैं। अबाउट 43% of the land area in plain. See on this pie diagram, figure 1.3, land under important relief features. 43% area is covered with plains, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, which is used for agriculture and industrialization. प्लेन एरिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं। माउंटेन एरिया कवर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। माउंटेन एरिया 30% एरिया कवर करता है, जो किसके काम में लिया जाता है, फॉर द फ्लो ऑफ सम रिवर्स। आप लोगों को पता है माउंटेन से ही रिवर्स का फ्लो स्टार्ट होता है। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज़्म, टूरिज़्म के लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और इकोलॉजिकली भी माउंटेन्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज़ द प्लेटो रीजन। 27% का जो एरिया है वो क्या है, प्लेटो घाटी वाला एरिया है। विच हैव रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट इज लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस। बहुत सारे तरीक़ों के लिए लैंड को यूटिलाइज़ किया जाता है। नंबर 1 फॉरेस्ट, जंगल जो हैं। नंबर 2 लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ज़मीन तो है हमारे पास लेकिन हम उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बैरन और वेस्ट लैंड है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यानी कि वहाँ पे बिल्डिंग बना दी, रोड्स बना दिया, फैक्ट्रीज़ बना दी, तो वो ज़मीन कल्टीवेशन के काम में नहीं ली जाएगी। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसके अंदर फैलो लैंड आती है। फैलो लैंड मीन्स जिस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। नंबर 1 परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर्स बना दिए जाते हैं जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है, ग्रेजिंग लैंड बना दी जाती है। बी लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, अलग अलग ट्रीज़ की क्रॉपिंग वहाँ पर की जाती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कल्चरल वेस्ट लैंड जो होती है जिसको 5 ईयर्स एग्रीकल्चर करने के बाद में वेस्ट छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी फर्टिलिटी वापस से इंक्रीज हो जाए। फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड लेफ्ट फॉर लेस देन 1 ईयर आफ्टर एग्रीकल्चर। 1 या 1 से कम साल एग्रीकल्चर करने के बाद में जिस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है फॉर फर्टिलिटी, दैट लैंड इज़ नोन एज करंट फैलो। नेक्स्ट बी इज़ अदर देन करंट फैलो। अभी मैंने बताया 5 ईयर्स कल्टीवेशन करने के बाद में जिस ज़मीन को फैलो खाली छोड़ा जाता है वो किसके अंदर आ जाएगी, अदर देन करंट फैलो। 5th इज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया सोन मोर दैन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। 1 साल के अंदर किसी एरिया के ऊपर अगर एक बार से ज़्यादा बार कल्टीवेशन किया जा रहा है वो एरिया।
प्लस नेट सोन एरिया, कितने एरिया के ऊपर कल्टीवेशन हो रहा है, कितना कल्टीवेशन हो रहा है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, कि कितने कंप्लीट एरिया के अंदर क्रॉपिंग की जा रही है।